हेलो दोस्तों, वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज क्लास 2 है। 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका आज डे 2 है। इससे पहले डे 1 ऑलरेडी क्लास 1 जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 5.2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। वर्ग ABCD का कर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आपको वर्ग की भुजा दिया हुआ है यानी कि साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए साइड A है, ठीक है, साइड आपका क्या है A है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है। साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है वो डायगोनल यानी कि D/√2 होता है। डायगोनल जिसको बोलते हैं हम विकर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। और स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की भुजा, तो A = D/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एरिया जब भी पूछेगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है आपको तो सिंपल, अगर साइड दिया रहेगा, भुजा दिया तो A² हो जाएगा। वही अगर डायगोनल के टर्म में लिखना, मैंने विकर्ण के रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसका सिर्फ इसको स्क्वायर कर दीजिए तो D/2 हो जाएगा, D²/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो डायगोनल जो विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई मतलब कर्ण की लंबाई जो आपका 5.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 5.2 × 5.2 / 2। इसको कट करेंगे तो 2.6 हो जाएगा। अभी 2.6 × 5.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.52 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ये क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, सभी टॉपिक और टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ पिलर डिक्रीजेज बाय 20 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर इज। यदि सूर्य का उन्नय कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है तथा खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है तो खंभे की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले देखिए, पहले जो स्टार्टिंग में खंभा इस तरह करके एंगल बना रहा है, कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का बना रहा है। और बाद में क्या हो रहा है कि जो दिखा हुआ देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, 30 था पहले, ये 30 था, अब क्या हो जा रहा है 45 हो जा रहा है, यानी कि अब 45 हो जा रहा है और पहले था 30, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 30 मीटर लंबा छाया, जो पहले जो शैडो था इतना था, जब 30 डिग्री कोण बना रहा था इतना परछाई हो रहा था। अब जब 45 डिग्री बना रहा है तो क्या हो जा रहा है 20 मीटर जो है वो कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 20 मीटर जो है आपका लंबाई कम हो जा रही है, यानी कि ये 20 होगा और ये आपका x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक तो पहले सिंपल बेसिक से चलेंगे, फिर इसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि शॉर्ट टाइम में विदिन 5 से 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेसिक से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा यानी कि tan 30, तो tan 30 लेंगे तो tan 30 क्या होता है, tan यानी कि लंब आधार यानी परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं p, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब बटे 18 यानी कि p/b यानी कि ये परपेंडिकुलर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं लंब, और बेस यानी कि आधार। तो परपेंडिकुलर यहाँ p हो गया और बेस क्या आ जाएगा x+20, ठीक है, x+20 हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, tan 45 लेते हैं, अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, यानी कि tan 45
1045 यानी क्या होगा, P बाई बी हो जाएगा, सेम चीज़, तो परपेंडिकुलर हो गया। और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। 1045 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि P इक्वल टू x हो जाएगा। और 1030 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू x, यानी कि x लिख सकते हैं, और यहाँ पर x + 20 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इधर आ जाएगा x + 20 इक्वल टू √3x। यहाँ से x सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको मिटाते हैं और अच्छा से करते हैं, ठीक है। देखिए अब x हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इधर x है, यानी कि x को इधर रख रहे हैं, यानी कि x यानी कि डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। x को एक तरफ लेंगे, मैंने √3x + x माइनस एक्स हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो √3 - x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ इसको रेशनलाइज करेंगे, दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 √3 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3a² - b² यानी कि √3 का 3 -1 यानी कि 2, यानी कि इससे कट जाएगा 10 √3 + 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका, सॉरी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ, ठीक है। आप देखेंगे इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या, कंपटीशन में क्या होता है, वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका बेसिक देखेंगे, बेसिक तो हो गया आपका, अब इसका हम ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कभी आपको इस तरह दिखे, ठीक है, इस तरह बना हुआ रहेगा, एक 45 होता है और एक 60 होता है। तो मान लीजिए 45 हो गया, तो 45 के सामने वाला a हो जाएगा और इधर वाला भी a हो जाएगा, ये आपका √2a हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका 60 हो गया, तो 30 के सामने वाला a हो जाएगा और 60 के सामने वाला जो भुजा होगा a√3 हो जाएगा, a√3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले भी देखा मैंने 30 वाला कंसेप्ट, तो 30 वाला कंसेप्ट के सामने में a था, तो यानी कि उस क्वेश्चन में क्या था, 30 के सामने वाला a था और आपका यानी कि e वाला जो है इसमें e वाला है, और उस क्वेश्चन में क्या था, 30 के सामने x प्लस यानी कि x + 20 था, यानी कि a√3 को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a वहाँ x माने थे, यहाँ a मान लेते हैं, a + 20 हो जाएगा। तो वही चीज़ आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट इधर ले लेंगे तो a कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1 = 20, तो a = 20/√3 - 1 रेशनलाइज करेंगे तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसी तरह आप 45 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 45 को इसमें यूज़ क्या करना है, ये तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बताऊँगा उसको मैं डिटेल वे में बताऊँगा ताकि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आए। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 कंसेप्ट जितना हो सके उतना आपको बताऊँगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, A and B स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹36,000 and $63,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5,500। A तथा B एक व्यापार में क्रमशः 36,000 तथा 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं, ज्ञात करें ₹5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि टाइम जो है यानी समय इसमें सेम है, समय इसमें सेम दिया गया है, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है, जब तो प्रॉफिट जो होगा वो डिवाइडेड, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। जब समय अगर टाइम जैसे मान लीजिए प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट कोई चीज़ को हो रहा है तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है इनटू टाइम, तो टाइम अगर समय अगर सेम रहेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट यानी कितना वो खर्च कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए A और B का जो है, A और B का रेशियो ले लेते हैं, A और B का रेशियो है 36, यानी 30 कट गया, यानी कि 36 डायरेक्ट लिखते हैं, 36 और 63, इसको 9 से कट करेंगे तो 9 × 36 और ये 7 × 63, यानी कि A और B का जो ये क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो के बराबर हो जाएगा।
तो इतना जो है दोनों का प्रॉफिट है, आउट ऑफ इच प्रॉफिट। तो जो इच शेयर, फाइंड द शेयर ऑफ इच इफ एनुअल, मैंने दोनों का, यानी दोनों का यानी कि 11 रेशियो बराबर 5500, तो 1 रेशियो बराबर 500, 1 रेशियो बराबर 500, तो 1 रेशियो बराबर 500 हो गया। तो ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट पूछा गया है कि शेयर ऑफ ईच, ए कितना शेयर किया था, तो ए कितना हो जाएगा 4 गुना यानी कि 2000, 4 गुना यानी कि 2000, और बी का इन्वेस्टमेंट 7 यानी कि 3500 रुपया, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं बता रहा हूँ इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन लेंदी है सॉल्व करने में, सॉल्यूशन इसका लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 10 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 864 है और मध्यतम समावर्तक मानी एचसीएफ 144 है, यदि इनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएफ होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। तो मान लीजिए कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर एक्स और वाई, इसमें दो नंबर दिया हुआ है, एक से नंबर मान लेते हैं, एक नंबर एक्स मान लेते हैं और दूसरा नंबर दिया है 288 और एचसीएफ दिया हुआ है 144 और एलसीएम दिया हुआ है 864। तो यहाँ से एक्स का मान जो निकलेगा 144 इंटू 864 डिवाइड करते, तो ये 2 बार में कट चल जाएगा, ये आपका 4 3 2 यानी कि 832, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ बताते हैं इसमें, इससे रिलेटेड एक चीज़ जो है, ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। और एक चीज़ होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर होता है, मतलब गुणनफल ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएफ इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10 इज 60 whereas the average marks of 40 boys of section B of class 10 is 33. The average marks for both the section combined together is। कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, तो दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या एवरेज का है, तो एवरेज क्या होता है कि कितना, देखिए अब इसका एवरेज निकालना सिंपल ही, मैंने 32 जो है 32 बॉय है क्लास ए में और जिसका एवरेज औसत जो है वो 60 का है। ठीक है, और ठीक है, और दूसरा जो है आपका 40 बॉय है और उसका एवरेज औसत जो है आपका 33 है, 33। तो पूछा गया है कि पूरा सेक्शन का कितना हो जाएगा, तो कितना है 32 डिवाइडेड बाई 40। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 गुना 60 तो 19-20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19-20 प्लस 46 गुना 33 करेंगे तो आपका 13-20 हो जाएगा और इधर आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, उसका इसको ऐड करेंगे तो 3240 डिवाइड बाई 72। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 45 बार में कट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एवरेज का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो सभी तरह का मिक्स क्वेश्चन रहेगा, हर एक तरह का कंसेप्ट मिलेगा। ये तो आपका बेसिक था, धीरे धीरे करके एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लॉजिक भी लगा के एवरेज का क्वेश्चन बनाया जाएगा। इसमें अगर आपने वीडियो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो प्लेलिस्ट बना होगा, पहले वीडियो होगा, वहाँ से आप और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेगुलर पॉलीगॉन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 1:4, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। किसी बहुभुज में बाह्य अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, तो बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, बाय इंटीरियर एंगल मतलब अनंत कोण, ये दोनों का जो रेशियो है 1:4 1:4 है। यानी कि मान लेते हैं x हो गया और ये आपका 4x हो गया। ठीक है,
एक्स हो गया आपका 4x हो गया। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण और अंत कोण माने अनंत कोण माने एक्सटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल का दोनों का जो योग होता है यानी कि सम होता है 180 डिग्री होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि x प्लस 4x इक्वल टू 180 यानी कि 5x इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप x का मान निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ठीक है। और एक कंसेप्ट आपको और पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण क्या होता है 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ मैंने भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितना है x माने थे यानी कि 36। तो एक्सटीरियर सॉरी यहाँ पर n होगा नंबर ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या निकालता है भुजाएं की संख्या, नंबर ऑफ कोण निकालने के लिए क्या होता है तो 360 बटे x कर देना है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो वही चीज़ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगा नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री कोण हो गया। और एक्सटीरियर एंगल यानी कि नंबर जब भी आपको नंबर मतलब भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया एक्सटीरियर एक्स से यहाँ पर, तो एक्स का मान कितना 36 यानी कट जाएगा यानी कि नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 10, भुजाओं की संख्या 10 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ। इस तरह का क्वेश्चन में आपको हमेशा कंफ्यूजिंग होगा इसीलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 243, तो 243 को देखना है कि 5 है यानी कि 243 क्या हो जाएगा 3 का अगर 5 पावर करेंगे तो यही आपका 3 के पावर 5 243 होता है डॉट 3 2 की पावर n प्लस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आपको क्या करना है कि जो बेस है बेस सेम करना होगा। उसके बाद बेस अगर सेम कर लेते हैं तो उसका जो पावर होता है प्लस माइनस आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 2n और यह आपका 3 पावर n माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा 5 से 5 कट गया यानी कि 3 की पावर n हो गया। तो आप क्या करेंगे सबको पहले ऐड कर देंगे 3 की पावर n प्लस 2n। जब भी बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है यानी कि जोड़ देते हैं यानी कि 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या है इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम रहता है यानी कि बेस सेम रहता है तो पावर जो होता है वो आप ऐड हो जाता है यानी कि 3n माइनस 1। आप देखिए अब जब बेस सेम है और पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1, 3n कैंसिल 3 की पावर 2 यानी कि 9 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब पता होना चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपको ई वाला पार्ट को सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 5 यानी कि 9/5 हो गया। तो 9/5 हो गया तो इसको ऊपर चल जाएगा यानी कि 1 प्लस, ठीक है, 3 और 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे रहेगा। तो 9 से कटेगा तो 3 यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 5 8, 8/3 आ गया। 8/3 किसके जगह पे आ गया इसके जगह पूरा 8/3 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 2 है 8/3 है यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे चल रहेगा। तो यहाँ से कट जाएगा तो 4 बार में अब 4 प्लस 3 यानी कि 7/4 एलसीएम लेंगे तो यानी कि 7/4 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A man rows a boat 18 किलोमीटर in 4 hour डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज। एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखिए इसको सबसे पहले क्या हुआ स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब शांत चाल में मतलब क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है उसको मानते हैं एक्स। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा आपको मानते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया स्पीड ऑफ बोट और ये हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मान ली, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट मतलब क्या होता है कि शांत धारा के चाल
मतलब नाव की चाल है जो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट हो गया एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई हो गया, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम मतलब देखिए एक दो कंसेप्ट होता है, एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई, दोनों का डायरेक्शन, नाव भी उधर ही जा रहा है और पानी भी उधर ही जा रहा है, ठीक है। और अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो दोनों अपोजिट, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा मैंने नाव इधर जा रहा है और स्ट्रीम बहा जो है पानी का धार जो है इधर बढ़ रही है, मतलब अपोजिट में। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जब भी होगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम होगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है मैंने, देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी कि 18/4 स्पीड लिखेंगे, 18/4 यानी कि 9/2, ठीक है। और अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो 12 घंटा में 18 यानी कि 18/12 यानी कि 3/2, 3/2, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते, क्या निकालने बोला है, धारा की गति, माने स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए 1/2 d माइनस यू लिख सकते हैं, 1 d माइनस यू। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डी इसको अगर सॉल्व करेंगे 9/2 और 3, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो पहले से हो गया, देखिए 1/2 पहले से हो गया, और 9/2 और माइनस 3/2। तो यहाँ से करेंगे 6/2 यानी कि 1/2 इंटू 6/2 यानी कि 3 यानी कि 1.5। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में जाता है, माने बोट का भी डायरेक्शन सेम है और पानी का भी उसी दिशा में बह रहा है, ठीक है। और अप स्ट्रीम मतलब नाव इधर से जा रही है और स्ट्रीम आपका इधर है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है, ठीक है। यानी आप इसमें देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम माने धारा की गति, तो 1/2 d माइनस 2। अगर आपको पूछा जाए कि नाव की गति यानी स्पीड ऑफ बोट, तो 1/2 d प्लस यू हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹102, द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years वुड बी। यदि यह निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो कंसेप्ट से बनाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। अब मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल माने CI निकाल रहे हैं, CI एट 2 year, 2 year के रेट से, ठीक है। तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिंपली लिखो 4 + 4 + 4 × 4/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8.16 आएगा। तो क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट माने चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए जो है 4 + 4 + 4 × 4/100, ठीक है। उसी तरह अगर SI निकालेंगे 2 साल के लिए, तो सिंपली 4 × 2 हो जाता है। 4% 2 साल के लिए यानी कि 8%। तो ये भी परसेंटेज हो गया, ये भी परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब देखिए CI जो है, CI अगर मान लीजिए कितना है, CI जो है, अब देखिए CI कितना है, 8.16% का जो CI है, इतने परसेंट के CI के रेट में इतना अगर हो रहा है, तो उसी को अगर SI निकालना है, 2 साल का SI निकालना है, तो सिंपली क्या करना है आपको, 102 × 8/8.16। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 100 के आसपास आएगा, यानी कि 100 आपका हो जाएगा। यानी कि 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ₹100 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मैंने साधारण ब्याज पूछा है 2 सालों के लिए, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा कंसेप्ट से बताते हैं। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4 है, यानी कि 4% मतलब कितना होता है, 1/25, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए निकालना है, यानी कि 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 1 साल का 2 साल का, ठीक है। अब 1 साल का 225 से यानी कि 4% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और दूसरा साल में इंटरेस्ट 25 होगा। अब 1 साल का इंटरेस्ट है और इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4%, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो टोटल जो होता है देखिए, ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं CI। तो 2 साल का CI आपका हो गया 51 और SI आपका हो गया 50। ठीक है, SI कितना हो गया 50 हो गया। और ये क्या होता है, जो डिफरेंस होता है CI और SI का डिफरेंस होता है 2 साल के लिए, तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो CI और SI निकल गया। अब देखिए 102 जो है, 102 कितना CI है, यानी 51 बराबर 102 है, यानी कि 51 बराबर 102 है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 2 हो गया। तो 50 यूनिट बराबर 100 हो गया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह कंसेप्ट आपको अगर जानना है, कंसेप्ट सीखना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो आप चैनल पे बने रहें और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी दोस्त सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और एग्ज़ाम सरकारी नौकरी ले सके। और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और जो भी हो सके उतना कंसेप्ट सीखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इसी तरह का 1000 क्वेश्चन का सीरीज मैथ और रीजनिंग का रेगुलर बेसिस पे चलते रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि आप तैयारी कैसा कर रहे हैं। टेस्ट नहीं देंगे तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको टेस्ट देना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।